वेलकम ऑनलाइन क्लास में। मैं सुनील कुमार प्रजापत आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले हमने क्या देखा था, बोस्टन टी पार्टी, पिछला बोस्टन टी पार्टी की घटना देखी थी, बोस्टन हत्याकांड देखा था। और बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन हत्याकांड, टाउनशेंड क्या होता है, टाउनशेंड की योजना को हमने देखा। और टाउनशेंड की योजना के बाद अब जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की हम बात कर रहे थे, उसमें अब आगे हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में यहाँ देखेंगे कि जॉर्ज तृतीय जो था, इसके समय में पीएम कौन था? ग्रैनविल। ये ग्रैनविल पीएम होता है। जॉर्ज तृतीय ये अमेरिका में जो उपनिवेश हैं, अमेरिका के उपनिवेशों को अपनी निजी संपत्ति मानता था। जॉर्ज तृतीय कहता था कि अमेरिका के उपनिवेश तो ये अपने घर की बापूती मानता था कि जो अमेरिका में उपनिवेश हैं उन पर अपना ही अधिकार है, ये तो अपने ही लोग हैं, और ये जो अमेरिका में उपनिवेश के ये सब गुलाम हैं ये, और ये अपने ही लोग हैं। अमेरिका के उपनिवेशों को निजी संपत्ति माना था। और इस समय सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में होता है सप्तवर्षीय युद्ध। इन सप्तवर्षीय युद्ध का जितना भी खर्चा आता है, वो खर्चे का जिम्मेदार कौन है? उपनिवेश है। उपनिवेश ये कौन कहा? जॉर्ज तृतीय ये कहता है कि जितने भी जो उपनिवेश हैं, कि जो सप्तवर्षीय युद्ध हुए थे इंग्लैंड में और फ्रांस के बीच में, जो सप्तवर्षीय युद्ध होते हैं, उनका खर्चा कौन वहन करेगा? उनका खर्चा उपनिवेश वहन करेंगे। उपनिवेश ये अमेरिका में कितने उपनिवेश बताए बच्चों मैंने? अमेरिका में 13 उपनिवेश मैंने आपको बताए थे कि इनका खर्चा कौन वहन करेगा? उपनिवेश वहन करेंगे। अब क्या होता है बच्चों, उपनिवेश में जब ये फरमान जारी होता है तो उपनिवेश में इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर जॉर्ज तृतीय जो है एक 1765 ईस्वी में एक विद्रोह अधिनियम पारित करता है। ये विद्रोह अधिनियम, अब बोले तो ये विद्रोह अधिनियम क्या होता है? विद्रोह अधिनियम के लिए आपको यहाँ देखना होगा कि विद्रोह अधिनियम क्या होता है। यहाँ ये है बच्चों अमेरिका में 1, 2, ये कितने उपनिवेश हैं? 13 उपनिवेश हैं यहाँ पे। और यहाँ इस जगह कौन के उपनिवेश हैं? यहाँ या फ्रांस के उपनिवेश हैं। और ये जो 13 उपनिवेश हैं यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में 5 उपनिवेश हैं, मध्य यहाँ 4 उपनिवेश हैं, मध्य अमेरिका में यहाँ 5 उपनिवेश हैं, और दक्षिणी अमेरिका में 4 उपनिवेश हैं। दक्षिण अमेरिका में 4 उपनिवेश हैं। तो उपनिवेश, ये सारे उपनिवेश किसके हैं? ये उपनिवेश इंग्लैंड के उपनिवेश हैं। इंग्लैंड ने यहाँ पर अपना एकाधिकार जमा लिया है। इंग्लैंड की राजनीति यहाँ पर चलती है। इंग्लैंड और फ्रांस के कुछ उपनिवेश ये हैं। तो इंग्लैंड के में ब्रिटेन जो है या इंग्लैंड जो, उसको ये हमेशा ये एक डर रहता है, एक डर उसको ये सता रहा है कि कहीं फ्रांस इन उपनिवेशों पर हमला ना कर दे। और इस वजह से इंग्लैंड ने यहाँ एक अधिनियम पारित करता है, यानी जॉर्ज तृतीय यहाँ पे 1765 का विद्रोह अधिनियम पारित करता है कि ये 1765 का ये विद्रोह अधिनियम अब क्या है? ये विद्रोह अधिनियम ये होता है कि अब हमें जो है इन उपनिवेश जो है यहाँ पर सैनिक चौकियाँ स्थापित करनी होगी, ताकि भविष्य में
भविष्य में फ्रांस जो है हमारे उपनिवेशों में हस्तक्षेप ना कर सके, फ्रांस भविष्य में यहाँ हमला नहीं करेगा। कहाँ हमला नहीं करेगा? यहाँ उपनिवेशों पर हमला नहीं करेगा, इसलिए सैनिक चौकियाँ स्थापित करेंगे। कहाँ स्थापित करेंगे? ये हम यहाँ जो आप देख रहे हो ये इन उपनिवेशों में यहाँ सैनिक चौकियाँ स्थापित की जाएगी, ताकि अगर कभी भी ये फ्रांस अगर हमला करता है उपनिवेशों पे तो यहाँ अंग्रेज़ यहाँ पर होंगे, और अंग्रेज़ यहाँ पर होंगे तो स्थिति को संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ जितनी भी सैनिक चौकियाँ स्थापित की जाएगी उसका खर्चा भी कौन वहन करेगा? ये उपनिवेश करेंगे। उपनिवेशवासी कौन है? अमेरिकन उपनिवेशवासी हैं। ये अमेरिकन जो है वो क्या है? उपनिवेशवासी हैं। तो इसका विरोध होता है बच्चों, इसका क्या होता है? विरोध। अब विरोध कौन करेगा यहाँ पे? विरोध कहाँ? ब्रिटेन की संसद में, या ब्रिटेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में एक तो कौन होता है? सम्राट होता है, और एक तरफ कौन है? संसद है। और इसी तरह उपनिवेशों में मैंने आपको बताया था कि उपनिवेशों में यहाँ संसद है, उपनिवेशों में कौन होगा? यहाँ ब्रिटिश गवर्नर है यहाँ पे, और एक प्रतिनिधि सभा। ये प्रतिनिधि सभा किस तरह से कार्य करती है? जिस तरह से ब्रिटेन में संसद कार्य करती है, जिस तरह से ब्रिटेन में संसद जो है उसको पावर होगा, और संसद किस पर नियंत्रण स्थापित रखेगी? संसद राजा पर अपने नियंत्रण स्थापित रखती है। उसी प्रकार उपनिवेशों में प्रतिनिधि सभा ब्रिटिश गवर्नर पर अपना नियंत्रण रखती है। यहाँ तक हमने पहले देखा है, हमने अभी आपको ये बताया कि जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में ग्रैनविल पीएम था। ग्रैनविल जॉर्ज तृतीय जो सम्राट है, इस सम्राट को पूरा सहयोग कर रहा था। जॉर्ज तृतीय अमेरिका में जो उपनिवेश है उनको अपने निजी उपनिवेश मानता है। यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध का खर्चा कौन देगा? सप्तवर्षीय युद्ध का खर्चा भी उपनिवेशों को वहन करना पड़ेगा। ये देखा हमने। उपनिवेश कितने हैं यहाँ पे? 13 उपनिवेश है, ये हमने देखा। 1765 का जो विद्रोह अधिनियम हुआ है, अधिनियम पारित किया, उसका मतलब यही था कि जो सेना रखी जाएगी उपनिवेशों में उसका खर्चा भी किसको देना पड़ेगा? उसका खर्चा भी उपनिवेशों को ही वहन करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देखा। अब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में एक यहाँ जो ये 1765 का जो विद्रोह अधिनियम और ये जो खर्चे की बात की, इसका विरोध ब्रिटेन की संसद में विरोध होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया। यहाँ देखिए, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है बच्चों, और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन। तो यहाँ दो विद्वान होते हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है। पहला विद्वान कौन है? विलियम पिट। पहला विद्वान विलियम पिट है, विलियम पिट होता है। और दूसरा विद्वान कौन होता है? एडवर्ड बर्क है। इन एडवर्ड बर्क और विलियम पिट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और आवाज़ उठाई और इन्होंने कहा कि नहीं, ये खर्चे उपनिवेशवासी वहन नहीं कर सकते। उपनिवेशवासियों की अपनी स्वतंत्रता होती है। यहाँ तक की स्थिति हमने देखी। अब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में एक एक्ट आता है जिसको स्टाम्प एक्ट कहते हैं। कौन सा एक्ट कहते हैं बच्चों? स्टाम्प एक्ट। अब ये स्टाम्प एक्ट क्या होता है? स्टाम्प एक्ट में इसके क्या परिणाम निकलते हैं, स्टाम्प एक्ट का क्या प्रभाव होता है, उसको हम ध्यान करेंगे। 1765 ईस्वी में जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में, और पीएम था ग्रैनविल के टाइम में इसको पारित किया गया। 1765 में जो ये स्टाम्प एक्ट आया बच्चों, ये सरकारी पत्रों से सरकारी दस्तावेज और सरकारी पत्र पर अब क्या लगेगा? अब इस पर टिकट लगाया जाएगा। टिकट कितना? न्यूनतम राशि क्या होगी? 20 शिलिंग होगी, जो बहुत कम होती है। 20 शिलिंग होती है। अब इसका क्या होता है? विरोध होता है। कहाँ पे? अमेरिका में इसका विरोध होगा। ये स्टाम्प एक्ट है। इस एक्ट के तहत कि टैक्स देना होगा, और अब टैक्स लगेगा। अब जितने भी सरकारी पत्र होंगे, दस्तावेज होंगे, उन दस्तावेजों पर क्या होगा बच्चों कि अब जो है टैक्स लगाया जाएगा उसके ऊपर।
मतलब एक टिकट लगाया जाएगा और टिकट लगाने के बाद ही वो वैलिड माना जाएगा। टिकट कितने का लगेगा? 20 शिलिंग का टिकट लगेगा। 20 शिलिंग का टिकट लगेगा तब भी वो आगे जाएगा वो पत्र, वो चाहे समाचार पत्र हो, चाहे वो सरकारी पत्र हो, चाहे दस्तावेज हो। तो इसका सब जगह विरोध हुआ था। स्टाम्प एक्ट का जो ये बिल पारित किया था, ये पूरे अमेरिका के उपनिवेशों में पूरी तरह से फैल गया था, पूरी तरह से फैल गया था, ये आग की तरह फैल गया था। अब इसमें जो विरोध करने वाले हैं वो कौन कौन हैं, आपको यहाँ ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ उपनिवेश हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ कौन के उपनिवेश हैं? यहाँ फ्रांस के उपनिवेश हैं, फ्रांस के। तो स्टैम्प एक्ट का विरोध यहाँ दक्षिण अमेरिका में वर्जीनिया, दक्षिणी अमेरिका में वर्जीनिया ये एक उपनिवेश है। और यहाँ वर्जीनिया में कौन था? वर्जीनिया में पैड्रिक हेनरी हैं। इन्होंने इसके खिलाफ, स्टाम्प एक्ट के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं। पैड्रिक हेनरी ये कहते हैं कि बिना प्रतिनिधित्व के कि इसी कोई भी सरकार, इंग्लैंड की कोई भी सरकार है, इंग्लैंड का कोई सम्राट है, जॉर्ज तृतीय है या इंग्लैंड का ग्रेनविल है, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है हमारे यहाँ उपनिवेशों में कोई टैक्स लागू करे, क्योंकि टैक्स लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभा को है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो उपनिवेश है, उपनिवेशों में कौन है? एक तो ब्रिटिश गवर्नर है ये, और एक इसकी प्रतिनिधि सभा होती है। इस प्रतिनिधि सभा के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसको मानना होता है? वो ब्रिटिश गवर्नर को मानने पड़ते हैं। ये प्रतिनिधि सभा कोई भी अगर निर्णय लेगी तो उस निर्णय को कौन? ब्रिटिश गवर्नर उस निर्णय को मानेगा। ये हमने पहले देखा था। यही बात दक्षिणी अमेरिका में ये वर्जीनिया है, वर्जीनिया का पैट्रिक हेनरी है। पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प एक्ट ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने कहा कि कोई भी फैसला कौन लेगा? केवल प्रतिनिधि सभा ही ये फैसला ले सकती है, और राजा को, जॉर्ज तृतीय को ये फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक हमने देखा। अब स्टाम्प एक्ट के खिलाफ उत्तरी अमेरिका में, यहाँ उत्तरी अमेरिका में मैसाचुसेट्स उपनिवेश है यहाँ पे। और इस उपनिवेश का कौन है बच्चों? इस उपनिवेश का सैमुअल एडम्स ने इसका विरोध किया, स्टाम्प एक्ट का। सैमुअल एडम्स ने कहा कि जो सरकार है कि जो टैक्स लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभा को है। ये किसने कहा था? ये वर्जीनिया ने कहा था। सैमुअल एडम्स जो उत्तरी अमेरिका के मैसाचुसेट्स के सैमुअल एडम्स जो है, जिन्होंने चाय की पेटियों को उठा के समुद्र में फेंका था। 342 पेटियां मैंने आपको बताई थी बच्चों। जहाज़ डार्थ माउथ जहाज़ था, जो पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से आपको बताया। ये वही सैमुअल एडम्स है। इसके 50 अनुयायी होते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के मैसाचुसेट्स का रहने वाला है। ये क्या कहता है? सैमुअल एडम्स स्टाम्प एक्ट के लिए क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि स्टाम्प एक्ट जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये कहता है यदि हमारी स्वतंत्रता समाप्त होती है तो इतिहास और सभ्यता यही गवाही देगी कि हम जो जनसंख्या में है वो सबसे ज़्यादा गुलाम, हमारी जनसंख्या में गुलामों की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। सैमुअल एडम्स ने ये अपने उसने व्याख्यान दिया था स्टाम्प एक्ट के विरोध में। हमने दक्षिणी अमेरिका की बात की। दक्षिणी अमेरिका में वर्जीनिया के उत्तरी अमेरिका में हमने मैसाचुसेट्स का सैमुअल एडम्स की बात की। इसने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया था।
और अब मध्य उपनिवेश जो न्यूयॉर्क में, मध्य उपनिवेश में न्यूयॉर्क एक जगह है बच्चों, यहाँ ये मध्य अमेरिका है। स्टाम्प एक्ट 1765 ये मध्य अमेरिका है। यहाँ इस मध्य अमेरिका में यहाँ पर कौन है, यहाँ न्यूयॉर्क में स्टाम्प एक्ट जो है बच्चों, इस स्टाम्प एक्ट का अक्टूबर 1765 में यहाँ पर एक कांग्रेस का सम्मेलन होता है और उसका नाम होता है स्टाम्प एक्ट कांग्रेस सम्मेलन। स्टाम्प एक्ट कांग्रेस सम्मेलन। स्टाम्प एक्ट के विरोध में न्यूयॉर्क में ये एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, न्यूयॉर्क के अंदर। अक्टूबर 1765 में ये सम्मेलन होता है। कौन सी जगह होता है, न्यूयॉर्क में होता है। और इस सम्मेलन में स्टाम्प एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। और यहाँ पर एक विद्वान होते हैं जेम्स ओटिस। यहाँ कौन होता है, न्यूयॉर्क के निवासी जेम्स ओटिस। और जेम्स ओटिस ने यहाँ क्या कहा था, बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं है, बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं है। इन्होंने यह कहा कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं है। कहने वाले जेम्स ओटिस है कि प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं होगा। जब कोई हमारा प्रतिनिधि सभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो हम किस बात का टैक्स दें। टैक्स लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभा को होता है, जेम्स ओटिस ने कहा था। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि उपनिवेशों के अंदर क्या होता है बच्चों। यहाँ पर स्टाम्प एक्ट के विरोध में यहाँ दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। सन्स ऑफ लिबर्टी ये पहली है, और सन्स ऑफ डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी ये क्या है। अब बोले तो आप पूछोगे बच्चों कि बोले तो ये सन्स ऑफ लिबर्टी का मतलब होता है कि जो स्वतंत्रता है, बच्चों की जो स्वतंत्रता है और बच्चियों की जो स्वतंत्रता है। ऐसी इस नाम से स्टाम्प एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, उपनिवेश में हुई थी। इस जगह होती है उपनिवेशों में। पहली संस्था सन्स ऑफ लिबर्टी है और दूसरी संस्था डॉटर ऑफ लिबर्टी है। यहाँ तक हमने देखा। अब देखिए बच्चों इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये जो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था इसका इफ़ेक्ट प्रभाव क्या पड़ा था। तो इंग्लैंड का चीफ जस्टिस, इंग्लैंड के कौन, चीफ जस्टिस जो यहाँ उपनिवेशों में होते हैं, लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी। ये पहला प्रभाव होता है, चीफ जस्टिस की हत्या कर दी थी। और दूसरा प्रभाव क्या होता है इसका, दूसरा रिजल्ट ये निकलता है कि जो यहाँ पीएम जो थे ग्रैनविल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। स्टाम्प एक्ट का जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तीसरा प्रभाव क्या निकला यहाँ पे, तीसरा प्रभाव ये निकला कि यहाँ पर जो स्टाम्प एक्ट है बच्चों, स्टाम्प एक्ट, इस स्टाम्प एक्ट को रद्द करना पड़ा ब्रिटेन की सरकार को। और ये उपनिवेश जो उपनिवेश है 13 उपनिवेश, इनकी क्या कहलाती है, नैतिक विजय कहलाती है। ये इनकी सफलता कहलाती है। तो आज हमने क्या देखा बच्चों, आज हमने जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में कुछ नीतियां ऐसी पारित की गई थी जिसकी वजह से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सफलता मिली थी। सबसे पहले हमने जॉर्ज तृतीय की बात की थी। जॉर्ज तृतीय अपनी बापोती समझता था उपनिवेशों को, वो निजी संपत्ति समझता था। फिर मैंने फ्रांस की बात की थी यहाँ मैंने फ्रांस, इसके यहाँ फिर सैनिक चौकियाँ स्थापित की गई, उसका विरोध किया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में विरोध हुआ था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुआ था। विलियम एक एडवर्ड बर्क थे और एक थे विलियम पिट थे। और फिर हमने बात की स्टाम्प एक्ट जो अपने आप में इम्पोर्टेंट माना जाता है। स्टाम्प एक्ट 1765 में
कि अब कोई भी सरकारी दस्तावेज होगा तो उस पर क्या होगा, 20 शिलिंग न्यूनतम टैक्स लिया जाएगा। इसके खिलाफ उपनिवेशों में आवाज़ उठाई गई। यहाँ आवाज़ उठाने वाले 3 पर्सन होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया दक्षिणी अमेरिका वर्जीनिया में पैट्रिक हेनरी ने आवाज़ उठाई थी। फिर मैंने आपको बताया उत्तरी अमेरिका में सैमुअल एडम्स ने आवाज़ उठाई थी। फिर मैंने आपको बताया मध्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में जेम्स ओटिस ने आवाज़ उठाई थी। फिर मैंने बताया सन ऑफ लिबर्टी और डॉटर ऑफ लिबर्टी जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। पूरी घटना आग की तरफ फैल गई थी। फिर मैंने कहा कि इसके प्रभाव क्या पड़े थे, तो मैंने आपको बताया जस्टिस की हत्या कर दी थी और ग्रैनविल ने इस्तीफ़ा दे दिया था और सरकार ने स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया था। ये यहाँ उपनिवेशों की जीत हुई थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। समय के अभाव को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे की घटनाओं की बात करेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद।